पिछले पार्ट के एंड में हमने एक केस छोड़ा था मीरा एंटरप्राइजेस का। मशीन इन्वेस्टमेंट था 2 करोड़ का, एनुअल टर्नओवर था 9 करोड़, लोन रिक्वायरमेंट थी 18 लाख। अब सवाल था क्या सिर्फ इसलिए कि लोन 18 लाख का है यूनिट को माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएसएमई क्लासिफिकेशन लोन अमाउंट से डिसाइड नहीं होती, ये डिसाइड होती है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से। और मीरा एंटरप्राइजेस के केस में इन्वेस्टमेंट ₹2 करोड़ का है जो 2.4 करोड़ की माइक्रो लिमिट के अंदर है। टर्नओवर 9 करोड़ का है जो 10 करोड़ की माइक्रो लिमिट के अंदर है, इसलिए मीरा एंटरप्राइजेस एक माइक्रो एंटरप्राइज है। अब दूसरा सवाल, लोन अमाउंट 18 लाख का है, क्या बैंक कोलेटरल ले सकता है? करंट रूल के अकॉर्डिंग लोन सैंक्शनड या रिन्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के लिए एमएससी लोन्स अप टू 20 लाख रुपीस कोलेटरल फ्री होने चाहिए। मतलब कि बैंक का जो लोन है, बैंक बोरोर से कंपल्सरी कोलेटरल डिमांड नहीं कर सकता। और अगर बोरोर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, तो बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी के थ्रू इस कोलेटरल फ्री लोन को लिमिट को 25 लाख तक भी इवन एक्सटेंड कर सकता है। तो लेटेस्ट एग्जाम लाइन याद रखिए, मैंडेटरी कोलेटरल फ्री लिमिट 20 लाख रुपीस, पॉसिबल इंटरनल पॉलिसी एक्सटेंशन 25 लाख रुपए है। अब आज के दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे एमएसएमई क्लासिक उद्यम रजिस्टर, कोलेटरल फ्री लैंड, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लिमिट्स, रिपेयर लिमिट्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउसिंग लोन में लोन अमाउंट और प्रॉपर्टी कॉस्ट दोनों कैसे चेक होते हैं। आज का पार्ट बहुत स्कोरिंग है, लेकिन लिमिट्स मिक्स की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चैप्टर 1 करंट एमएसएमई क्लासिफिकेशन। सबसे पहले करंट एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्लियर करते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट आपकी 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग द 10 करोड़ रुपीस। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 25 करोड़ एंड जो टर्नओवर है दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 100 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 125 करोड़ एंड टर्नओवर जो है दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द 500। अब यहां सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करते। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर होना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ टर्नओवर लिमिट के अंदर होना भी सफिशिएंट नहीं है। दोनों चीजों को चेक किया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़, टर्नओवर है 12 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट माइक्रो लिमिट के अंदर है, लेकिन टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो वो यूनिट माइक्रो नहीं रहेगा। अब चेक करेंगे कि क्या दोनों फिगर्स स्मॉल लिमिट के अंदर है। इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है तो स्मॉल लिमिट 25 करोड़ के अंदर, टर्नओवर 12 करोड़ है तो स्मॉल लिमिट 100 करोड़ के अंदर, तो क्लासिफिकेशन होगा स्मॉल एंटरप्राइज। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़, टर्नओवर है 90 करोड़। अब दोनों स्मॉल लिमिट के अंदर है, तो एंटरप्राइज क्या रहेगा? एंटरप्राइज वुड बी द स्मॉल एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ हो गई, टर्नओवर अगर 120 करोड़ हो गई, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, टर्नओवर 120 करोड़, तो टर्नओवर स्मॉल लिमिट को क्रॉस कर गया है। अब दोनों लिमिट जो मीडियम एंटरप्राइज के अंदर है, तो मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा। अब इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका याद रखो। इन्वेस्टमेंट लेटर याद रखो 2.5, 20, 125। टर्नओवर लेटर याद रखो 10, 100, 500। ठीक है, तो माइक्रो के लिए 2.5 एंड 10, और स्मॉल के लिए 25 एंड 100, एंड मीडियम के लिए 125 एंड 500। ये लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से है। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर 2 लोन अमाउंट क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं करता। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। सपोज एक एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ और टर्नओवर 9 करोड़ की है, बैंक ने 80 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया, तो क्या 80 लाख का लोन होने के कारण ये स्मॉल एंटरप्राइज बन जाएगा? नो, लोन अमाउंट क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं करता, एंटरप्राइज का जो साइज है वो डिसाइड करता है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से। तो 80 लाख का लोन होने के बावजूद भी एंटरप्राइज माइक्रो ही रहेगा अगर करंट एमएसएमई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों फिगर्स माइक्रो लिमिट्स में है तो। दूसरी तरफ एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ की और टर्नओवर 90 करोड़ की है, लोन सिर्फ 5 लाख का है, तो क्या 5 लाख लोन लेने से ये माइक्रो एंटरप्राइज बन जाएगा? नो वे, ये स्मॉल एंटरप्राइज ही रहेगा। रूल ये है कि एंटरप्राइज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एंटरप्राइज साइज एंड नॉट द लोन साइज। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
चैप्टर 3 उद्यम रजिस्ट्रेशन। बैंक एमएसएमई क्लासिफिकेशन के लिए जनरली उद्यम जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो स्टेटस फॉलो करता है। मतलब सर्टिफिकेट के ऊपर अगर माइक्रो रिकॉर्डेड है तो बैंक उसी क्लासिफिकेशन से गाइडेड होगा। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट। इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो फॉर्मल उद्यम सर्टिफिकेट राउट पर नहीं थे उनके लिए उद्यम असिस्ट मैकेनिज्म अवेलेबल है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पस के लिए एलिजिबल जो उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उनको माइक्रो एंटरप्राइज कंसीडर किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं रिटेल एंड होलसेल ट्रेड की, तो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड को लिमिटेड पर्पस ऑफ पीएसएल के लिए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सकता है। लाइक जैसे जहां पर लिमिटेड पर्पस है वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक अदर लॉ सब्सिडी इंसेंटिव या बेनिफिट में भी ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट मिलेगा। सिर्फ पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए जो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है उनको एक लिमिटेड पर्पस तक के लिए हम पीएसएल में शामिल कर सकते हैं। चैप्टर 4 एमएसएमई लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब कोर रूल समझो, जो भी एलिजिबल बैंक लोन्स है एमएसएमई को आपने दिए होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में शामिल होंगे। सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन नहीं, कोई भी तरह की फैसिलिटी दी है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है, चाहे वो कैश क्रेडिट है, चाहे वो टर्म लोन है, चाहे वो प्लांट मशीनरी फाइनेंस है, इक्विपमेंट फाइनेंस है, या फिर फैक्टरिंग विद रिकोर्स है, या ट्रेड्स ट्रांजेक्शन है, या फिर आपने केवीआई यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज लोन दिया, आर्टिजन को लोन दिया, विलेज इंडस्ट्रीज जो थे उनको लोन दिया, या एमएसएमई जो स्टार्टअप्स बन गई हैं उनको 50 करोड़ तक का लोन दिया, वो सभी भी एमएसएमई की कैटेगरी में शामिल होंगी। अब यहां पर जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज या फिर केवीआई है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवीआई यूनिट्स को जो भी आप लोन दोगे वो बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग में क्लासिफाई किए जाएंगे। और माइक्रो एंटरप्राइजेस का सब टारगेट कितना है? इट इज 7.5%। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं होंगे। स्मॉल एंड मीडियम दोनों एलिजिबल है पीएसएल के लिए, लेकिन जो सब टारगेट है वो माइक्रो के लिए है 7.5% का। तो स्टेटमेंट ओनली माइक्रो एंटरप्राइजेस विल बी क्वालिफाइंग अंडर द एमएसएमई पीएसएल, दैट इज रॉन्ग। सभी के सभी शामिल होंगे, लेकिन माइक्रो का जो सब टारगेट है वो 7.5% का है। चैप्टर नंबर 5 कोलेटरल फ्री एमएससी लेंडिंग। अब करंट अपडेट समझो। लोन सैंक्शन या रिन्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026, तो उनके लिए जो लिमिट है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए दैट इज 20 लाख रुपीस, आप उनको कोलेटरल फ्री लोन ही दोगे। मतलब बैंक सामान्य रूप से कोलेटरल सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं कर सकता। अगर बोरोर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, रीपेमेंट बिहेवियर अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है, बिजनेस कंडक्ट भी प्रॉपर है, तो बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी के थ्रू कोलेटरल फ्री लोन लिमिट को 20 लाख से 25 लाख तक एक्सटेंड भी कर सकता है। और अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बोरर वॉलंटरी गोल्ड या सिल्वर कोलेटरल ऑफर करता है तो कोलेटरल फ्री थ्रेशोल्ड के अंदर उसकी जो वॉलंटरी सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस को ऑटोमेटिकली वायलेट नहीं माना जाएगा अगर वो वॉलंटरी ऑफर करता है। लेकिन बैंक बोरर को फोर्स नहीं कर सकता। एग्जाम लैंग्वेज में इजीली समझिए, वॉलंटरी कोलेटरल है वो अलग है, कंपल्सरी कोलेटरल डिमांड अलग है। अब समझो पीएमईजीपी यूनिट को। पीएमईजीपी फाइनेंस यूनिट के लिए कोलेटरल फ्री लेंडिंग 20 लाख तक की है। कंपोजिट लोन फैसिलिटी जो दी जा सकती है जिसमें वर्किंग कैपिटल प्लस टर्म लोन एक सिंगल विंडो के थ्रू दिया जाएगा, वहां पर लिमिट 1 करोड़ तक की है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लोन एप्लीकेशंस जो कि 25 लाख तक की है, वहां पर क्रेडिट डिसीजन टाइमलाइन भी है, वो 14 डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? जहां पर हम एमएससी की बात करें, लोन एप्लीकेशन के लिए 25 लाख तक का लोन है तो 14 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्रेडिट डिसीजन लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर 25 लाख से ज्यादा का लोन है तो बैंक की बोर्ड अप्रूव टाइमलाइंस लिमिट अप्लाई करनी होगी। अब सबसे बड़ी गलती जहां पर करते हैं, 20 लाख रुपए कोलेटरल फ्री लिमिट है, याद रखना। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की एलिजिबिलिटी लिमिट नहीं है। मान लो एलिजिबल लोन 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए वो क्वालिफाई करेगा। दिस इज सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल कंडीशन। तो स्टेटमेंट एक समझो कि 20 लाख से ऊपर का एमएसएमई लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर को कहता नहीं है तो वो गलत स्टेटमेंट है। 20 लाख रुपए मैंडेटरी कोलेटरल फ्री थ्रेशोल्ड की लिमिट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन की लिमिट नहीं। अब बात करते हैं एमएसएमई केस स्टडीज के बारे में। तो पहला केस है कि एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ की है,
टर्नओवर 9 करोड़ की है, लोन 18 लाख का दिया गया। अब ध्यान से समझना, अब जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 2 करोड़ की है और जो टर्नओवर है वो 9 करोड़ की है, तो एंटरप्राइज कौन सा होगा? माइक्रो एंटरप्राइज होगा। कोलेटरल कितनी होगी? अब 18 लाख का लोन दे रहे हो तो कोलेटरल फ्री लोन देना है। सेकंड केस समझो, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, टर्नओवर 12 करोड़ और लोन दिया 8 लाख का। क्लासिफिकेशन क्या है? अब टर्नओवर का क्राइटेरिया बेसिकली एक्सीड कर गया, 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो क्लासिफिकेशन होगी स्मॉल एंटरप्राइज की, क्योंकि टर्नओवर माइक्रो एंटरप्राइज लिमिट को क्रॉस कर चुका है। लेकिन लोन छोटा होने के कारण ये है कि हम उसको माइक्रो एंटरप्राइज मानेंगे, वो स्मॉल एंटरप्राइज है तो स्मॉल एंटरप्राइज ही रहेगी। केस 3 समझो, इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ की और टर्नओवर है 90 करोड़ की। अब लोन दिया गया 5 लाख का, तो क्लासिफिकेशन कौन सी है? स्मॉल एंटरप्राइज की है, क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और अगर 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्मॉल एंटरप्राइज में शामिल होता है। अब केस 4 समझो, एलिजिबल माइक्रो एंटरप्राइज को 30 लाख रुपए मशीनरी लोन दिया गया। क्या सिर्फ 20 लाख कोलेटरल फ्री थ्रेशोल्ड होने के कारण प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनएलिजिबल माना जाएगा उसको? नो, दैट्स नॉट द केस। ये भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो लोन दे रहे हो आप उसी के तहत पीएसएल में इसको कंसीडर करोगे। जो मैंडेटरी कोलेटरल फ्री डिस्पेंशन है वो 20 लाख तक की है, सिर्फ और सिर्फ वो बैंक पॉलिसी उसको 25 लाख तक कर सकता है अगर बैंक पॉलिसी परमिट करती है तो, लेकिन वो पीएसएल को डिफाइन नहीं करता है, राइट। अब समझते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड। एक्सपोर्ट क्रेडिट ब्रॉडली 2 स्टेजेस में होता है, एक होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट, दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। प्री शिपमेंट क्रेडिट यानी कि एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले वर्किंग कैपिटल जो दी जाती है वो प्री शिपमेंट क्रेडिट में शामिल होती है। जैसे रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो शामिल होता है किसमें? प्री शिपमेंट क्रेडिट में। और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो कि एक्सपोर्ट रिसीवेबल रियलाइज होने तक का पैसा चाहिए, यानी कि शिपमेंट करने के बाद का पैसा। अब क्लासिफिकेशन समझिए, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है तो उसको एलिजिबल एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर को एलिजिबल एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया, यह एग्रीकल्चर कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है। एमएसएमई एक्सपोर्टर को आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया तो वो एमएसएमई कैटेगरी में शामिल हो सकता है। तो अब अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करते हैं। स्पेसिफाइड जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं या होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं जो फॉरेन बैंक्स की, या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, या फिर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट रहेगी प्रीवियस ईयर की, ओवर एंड अबव उनको 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट करने का रूल है। यानी कि अगर आपने पिछले साल 100 करोड़ का एक्सपोर्ट लोन दिया था तो इस साल आपको 2% इंक्रीमेंटल यानी कि 102 करोड़ का ओवरऑल लोन करना होगा और पर बोरर सैंक्शन लिमिट जो है वो 50 करोड़ तक की हो सकती है। ठीक है, अब ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना इंक्रीमेंटल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक का पूरा ओल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली इस लिमिट में काउंट नहीं होगा। पिछले साल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है उसके ओवर एंड अबव केस को शामिल किया जाएगा। अब वो फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है उनके लिए भी इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट 2% होना चाहिए, राइट। लेकिन वो फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, मैंने आपको बताया था ओवरऑल टारगेट उनका भी 40% का है, लेकिन उसमें से 32% ऑफ द एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर, वो आप किस में लेके जाओगे? एक्सपोर्ट क्रेडिट में सैंक्शन करोगे और बाकी का 8% आप किसी भी कैटेगरी में सैंक्शन कर सकते हो। याद रखना अप टू 32% है, ठीक है, एंड नॉट लेस देन 8% है। एग्जैक्टली 32% कहना जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि उनको 32% मिनिमम करना पड़ेगा, अप टू 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट में कर सकते हैं। चैप्टर 8 एक्सपोर्ट क्रेडिट का एग्जांपल। सपोज एक डोमेस्टिक बैंक है, उसका प्रीवियस ईयर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट का एक्सपोर्ट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग था वो 800 करोड़ का था, तो करेंट ईयर सेम डेट पर उसका आउटस्टैंडिंग जो है वो 1050 करोड़ का है। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना होगा? दैट इज 250 करोड़ है। तो अगर 2% लिमिट है और 50 करोड़ रुपए पर बोरो लिमिट के अंदर वो चीज है तो एलिजिबल इंक्रीमेंटल अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। अब सपोज करो कि करंट आउटस्टैंडिंग 750 करोड़ का है और प्रीवियस ईयर 800 करोड़ का था, इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया बल्कि, ठीक है। पिछले साल बेसिकली 800 करोड़ का था, अब 750 करोड़ का हो गया, तो पॉजिटिव तो इंक्रीमेंट नहीं है ना, वो तो कम हो गया। चाहे वो इंक्रीमेंटल आपका लोन आपने ज्यादा कर दिया हो लेकिन ओवरऑल आउटस्टैंडिंग आपका कम हो गया तो टारगेट आपका शॉर्टफॉल हो गया, ठीक है। चैप्टर 9 एजुकेशन लोन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए इंडिविजुअल को अगर आपने लोन दिया एजुकेशन पर्पस के लिए तो वो उसमें शामिल करते हो। 25 लाख तक का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एलिजिबल हो सकता है। अब सिंपल केस समझो,
आपने स्टूडेंट को 24 लाख का लोन सैंक्शन किया तो वो एलिजिबल है। आपने स्टूडेंट को 28 लाख तक का लोन सैंक्शन किया, 25 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन समझो। सपोज कि सैंक्शन अमाउंट जो है एग्जैक्टली 25 लाख है, मॉनिटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट अक्रू हुआ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 27 लाख रुपीज हो गया, तो क्या पीएसएल का स्टेटस खत्म हो जाएगा? नहीं। यानी कि अगर पूरा का पूरा आपने अमाउंट मैक्सिमम जो सैंक्शन किया 25 लाख तक का सैंक्शन किया तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अक्रू हो गया, इंटरेस्ट अक्रू हो गया, वो शामिल हो गया, तो आउटस्टैंडिंग जितना मर्जी हो जाए उससे पीएसएल के स्टेटस के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो सैंक्शन लिमिट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम चीज नहीं होती है, इस चीज को ध्यान में समझना। वी आर टू चेक द सैंक्शन लिमिट, नॉट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चैप्टर 10 एजुकेशन केस को समझो। सैंक्शन अमाउंट था 24 लाख, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 24 लाख, तो वो एलिजिबल है, बिल्कुल सही है। केस नंबर 2, सैंक्शन अमाउंट है 28 लाख और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 28 लाख, तो आपने सैंक्शन लिमिट जो है क्रॉस कर दी 25 लाख से, तो वो एलिजिबल नहीं है। केस 3, सैंक्शन अमाउंट है 25 लाख, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 27 लाख रुपीज, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रू हो गया आपका ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम, तो आप डेफिनेटली उसको पीएसएल में शामिल करोगे। केस 4, सैंक्शन अमाउंट था 30 लाख, ठीक है, लेटर आउटस्टैंडिंग जो थी वो 24 लाख की थी ड्यू टू रीपेमेंट। अब क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ जाएगा? नो, क्योंकि जनरली जो आपने अमाउंट सैंक्शन किया था ओरिजिनली वो तो 25 लाख से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको शामिल नहीं करेंगे, राइट? इस चीज का ध्यान रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर 11 हाउसिंग का डबल कंडीशन रूल। अब आते हैं हाउसिंग के ऊपर। हाउसिंग के क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ लोन अमाउंट को चेक करते हैं, लेकिन हाउसिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 2 कंडीशंस आपको साइमल्टेनियसली चेक करनी होती है। पहली कंडीशन है लोन अमाउंट प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है या नहीं, और दूसरी कंडीशन है कि ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हो या जिस घर की बात कर रहे हो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, क्या वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है या नहीं। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए हम एलिजिबल नहीं मानेंगे। अब 3 पॉपुलेशन के स्लैब्स हैं। पॉपुलेशन 1 काउंट करते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो हाउसिंग लोन लिमिट कितनी है? 50 लाख की, और मैक्सिमम डिवेलिंग कॉस्ट 63 लाख की। यानी कि अगर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है तो हाउसिंग की कॉस्ट भी 50 लाख और जो डिवेलिंग कॉस्ट है वो 63 लाख। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 50 लाख से कम है तो हाउसिंग लोन की लिमिट है 45 लाख की, और डिवेलिंग जो यूनिट की कॉस्ट है दैट इज 57 लाख। तो याद रखना 50, 45 एंड उधर से 63 एंड 57। तीसरा है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, हाउसिंग लिमिट कितनी है? 35 लाख एंड मैक्सिमम डिवेलिंग यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 44 लाख। तो हाउसिंग की कॉस्ट कितनी कितनी बन गई? इट वाज 50 लाख, 45 लाख एंड 35 लाख। एंड दूसरी तरफ जो डिवेलिंग यूनिट की कॉस्ट है वो कितनी बन गई? 63 लाख, 57 लाख एंड फर्दर द लास्ट वन वाज 44 लाख रुपीज। 57, 44। अब इसको याद रखने का तरीका यही है, 50, 45, 35 एंड कॉस्ट के लिए 60, 57, 44। अब पॉपुलेशन कितनी, लोन कितना और हाउसिंग कॉस्ट कितनी, इसके बेस पर पीएसएल डिसाइड होगा। अगर एक भी कंडीशन मीटअप नहीं हुई तो पीएसएल में शामिल नहीं करोगे। चैप्टर 12 हाउसिंग केस स्टडी को समझो। केस 1 है कि सेंट्रल पॉपुलेशन जो है उस सेंटर की पॉपुलेशन 60 लाख की है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा है। लोन जो दिया है वो 48 लाख का दिया है और हाउसिंग कॉस्ट जो है वो 62 लाख की है, तो डेफिनेटली लोन लिमिट के अंदर है, 50 लाख के अंदर है एंड कॉस्ट लिमिट 63 लाख के अंदर है, तो वो पीएसएल में एलिजिबल होगा केस। अब समझते हैं केस नंबर 2। पॉपुलेशन मान लो सेंटर की जो पॉपुलेशन है डेट इज 60 लाख, लोन है 48 लाख का और हाउसिंग कॉस्ट 70 लाख की है। तो यहां पर हाउसिंग जो आपकी कॉस्ट है वो एक्सीड कर गई, जो कि 63 होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई, तो कॉस्ट कंडीशन फेल हो गई, तो ये लोन पीएसएल में शामिल नहीं होगा। केस 3 पॉपुलेशन है 60 लाख, लोन है 52 लाख और हाउसिंग कॉस्ट है 60 लाख। अब जो आपका लोन था वो 50 लाख तक का होना चाहिए था, वो एक्सीड कर गया, तो भी ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा। केस 4 पॉपुलेशन है 8 लाख यानी कि 10 लाख से कम है, लोन दिया है 34 लाख का, ठीक है, और हाउसिंग कॉस्ट है 43 लाख, तो क्या ये एलिजिबल है? अब लोन 35 लाख की लिमिट के अंदर है, कॉस्ट 44 लाख लिमिट के अंदर है, तो डेफिनेटली इसको एलिजिबल माना जाएगा। केस 5 पॉपुलेशन मानो है 8 लाख यानी कि 10 लाख से कम है और जो लोन है वो 34 लाख का है, हाउसिंग कॉस्ट लेकिन ज्यादा हो गई, तो यहां पर कॉस्ट लिमिट फेल हो रही है, तो ये केस
एलिजिबल नहीं होगा पीएसएल के लिए। तो हाउसिंग में अगर आप सिर्फ लोन लिमिट देखोगे तो क्वेश्चन आप सही से आंसर नहीं कर पाओगे। अब समझते हैं रिपेयर ऑफ डैमेज्ड ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए। अब रिपेयर लोन्स के लिए भी लिमिट्स अलग अलग हैं। पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो रिपेयर लोन की लिमिट 15 लाख की है। मैक्सिमम ड्वेलिंग कॉस्ट वही 63 लाख की है। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है और 50 लाख से कम है तो रिपेयर लोन लिमिट 12 लाख की है और मैक्सिमम जो ड्वेलिंग कॉस्ट है वो 57 लाख की है। और जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है रिपेयर लोन लिमिट 10 लाख की है और मैक्सिमम ड्वेलिंग कॉस्ट 44 लाख तक के। तो लिमिट को याद रखिए 12, 10, कॉस्ट लिमिट याद रखिए 57, 44। तो कॉस्ट लिमिट सेम वही रहेगी जो हमने पढ़ी थी लोन के लाइन पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो रिपेयर की लिमिट है वो 3 पार्ट्स में है, 15, 12 एंड 10, ठीक है। तो एग्जांपल समझो, पॉपुलेशन मान लो 30 लाख की है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा 50 लाख से कम है, रिपेयर लोन 11 लाख का दिया, हाउसिंग कॉस्ट 55 लाख की है, तो लोन लिमिट 12 लाख के अंदर है। लोन लिमिट जो है 12 लाख के अंदर है, कॉस्ट लिमिट 57 लाख के अंदर है, तो डेफिनेटली वो एलिजिबल है। सेम केस में रिपेयर लोन अगर 13 लाख हो जाता तो लोन लिमिट फेल हो गई थी तो वो पीएसएल में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 14 अदर हाउसिंग प्रोविजन। देखो, गवर्नमेंट एजेंसीज को अगर आप लोन देते हो, लेट्स से आपने डेवलपिंग यूनिट्स को बनाने के लिए लोन दिया, स्लम क्लियरेंस के लिए लोन दिया या रिहैबिलिटेशन के लिए लोन दिया, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी कंडीशन है कि जो डेवलपिंग यूनिट है उसका कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी अगर आपने लोन दिया तो वहां पर भी आप कम से कम 50% ऑफ एफएसआई यानी कि फ्लोर स्केल इंडेक्स का 50% के हिसाब से लोन दे सकते हो। एंड ऐसे जो डेवलपिंग यूनिट्स होंगे उनका जो कारपेट एरिया होगा वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने खुद के एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देते हो तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं कर सकते हैं, चाहे उसे कमर्शियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही लोन क्यों ना दिया गया हो, चाहे उसको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर क्यों ना लोन दिया गया हो, अपने एम्प्लॉय को दिया गया लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं होगा। अब अगर लोन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड से बैक लोन की बात करें, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपोजर एएनबीसी कैलकुलेशन में एग्जेम्प्ट किया जाता है तो डेफिनेटली डबल तो शामिल नहीं कर सकते। सिंपल एक प्रिंसिपल है, एएनबीसी एग्जेम्पशन एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन का डबल बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। तो अगर एएनबीसी में एग्जेम्पशन है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर दोज लोन्स जहां पर अफोर्डेबल जो हाउसिंग बॉन्ड्स है उनसे बैक्ड है तो आप उसका बेनिफिट भी ले लो एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल भी कर लो, वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड पॉपुलेशन जो है वो डिटर्मिनेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड सेंसस डाटा के लिए आप इस्तेमाल करते हो। विलेजेस एंड रूरल एरियाज जहां पर जो रेलिवेंट अर्बन टेबल कवर्ड नहीं है, जनरली हम पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम उनका काउंट करते हैं। अब समझते हैं कंबाइंड केसेस जिनका आपने फटाफट से आंसर करना है, अपने माइंड में मैच करना है, आप सही आंसर करोगे नहीं कर रहे हो। केस ए, माइक्रो एंटरप्राइज को 30 लाख तक का आपने मशीनरी लोन दिया तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा? यस। 20 लाख सिर्फ आपने मैंडेटरी कोलेटरल फ्री थ्रेशोल्ड है, दैट्स इट। केस बी, स्टूडेंट को 25 लाख तक का लोन सैंक्शन किया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मोरेटोरियम इंटरेस्ट के कारण 27 लाख हो गया, क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एलिजिबल होगा? यस, एलिजिबल होगा। केस 3, पॉपुलेशन 40 लाख की है, हाउसिंग लोन 44 लाख का है, हाउसिंग कॉस्ट 56 लाख की है, लोन लिमिट जो है 45 लाख की है, कॉस्ट लिमिट आपके पास 57 लाख की है, तो डेफिनेटली ये केस भी एलिजिबल होगा। केस डी, पॉपुलेशन मान लो 40 लाख की है तो सेकंड स्लैब बनता है कि 10 लाख से ज्यादा 50 लाख से कम, एंड वहां पर बनता है 57 एंड 45, राइट। तो हाउसिंग लोन दे दिया आपने 40 लाख का, एलिजिबल है, लेकिन कॉस्ट बताई गई है कि 60 लाख की हो गई तो लोन पास हो गया, कॉस्ट फेल हो गई, पीएसएल में शामिल नहीं होगा। केस ई, इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ की, कितनी? 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर है 12 करोड़ की, तो लिमिट्स क्या थी? इफ यू डू रिमेंबर व्हाट वर द लिमिट्स, अगर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है, टर्नओवर 12 करोड़ की है, लोन 5 लाख का दिया तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज में क्लासिफाई करेंगे। लोन साइज एंटरप्राइज के जो क्लासिफिकेशन है उसको डिसाइड नहीं करता, राइट। अब बात करते हैं रैपिड रिवीजन के बारे में। माइक्रो एंटरप्राइज
इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ की, टर्नओवर 10 करोड़ की, एंड स्मॉल एंटरप्राइज 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 25 करोड़, एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 100 करोड़ टर्नओवर। और अगली बार के लिए यानी कि अगर आपने स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन करनी है तो स्मॉल वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग 25 विद 5, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी 125 करोड़ और टर्नओवर होगी 100 से 500 करोड़, राइट? सो दैट्स द केस। सो मैंडेटरी कोलेटरल फ्री जो एमएससी लिमिट है वो 20 लाख की है, पॉसिबल एक्सटेंशन जो है वो 25 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हो, एंड कंपोजिट लोन जो है वो 1 करोड़ तक का दिया जा सकता है। क्रेडिट डिसीजन जो है उसके लिए जो टाइमलाइन है 25 लाख तक के लोन के लिए वो 14 दिन की है, एंड एलिजिबल जो एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं वो 50 करोड़ लोन दिया जा सकता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर के लिए 2% इंक्रीमेंटल होना चाहिए पर बोरोर की लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, SFBs एंड ऑल इट इज 50 करोड़ रुपीज। फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको 32 करोड़ तक का 32%, नॉट 32 करोड़, 32% तक का लोन अलाउ किया गया है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर में उनको 8% सैंक्शन करना पड़ता है। एजुकेशन लोन के लिए लिमिट 25 लाख की लिए है, और हाउसिंग लोन के लिए जो लिमिट है वो 50 लाख, 45 लाख और 35 लाख की है। हाउसिंग कॉस्ट की लिमिट 63 लाख, 57 लाख, 44 लाख की है। रिपेयर की लिमिट 3 केस है, 15, 12, 10, और पॉपुलेशन का स्लैब क्या है? 50 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, 50 लाख से कम, एंड 10 लाख से कम, राइट? एंड कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां पर आप गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन दे रहे हो। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट क्वालिफाई करेंगे जो FSI के लिए, वहां पर भी 50% कर दे सकते हो कम से कम, एंड दैट वुड बी इट। अब एक केस स्टडी इंपॉर्टेंट। अब मान लो कि मीरा एंटरप्राइजेस की ऑनर एक इंडिविजुअल वुमेन बोरोवर है एंड बैंक उसे 1.8 लाख का एलिजिबल बिजनेस लोन देता है। अब बताइए क्या लोन MSME कैटेगरी में काउंट होगा? यस। क्या माइक्रो एंटरप्राइज सब टारगेट में काउंट होगा? यस। क्या वीकर सेक्शन में काउंट होगा? शायद यस, लेकिन क्यों? और क्या सेम 1.8 लाख को अलग अलग लोन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब ट्विस्ट और सुनिए, देखो अगर मीरा इंडिविजुअल बोरोर नहीं होती बल्कि कंपनी की डायरेक्टर होती और लोन कंपनी के नाम पर होता तो क्या वुमेन बोरोर बेनिफिट मिलेगा? यही कंफ्यूजन हम 4th पार्ट के 1st मिनट में सॉल्व करेंगे। सो पार्ट 4 में हम कवर करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, माइक्रो फाइनेंस, SHG JLG लोन्स, वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रैप्स, और साथ के साथ जो वुमेन बोरोर लिमिट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वेटेज है 125% का, 90% का। तो अगला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वीकर सेक्शन में बोरोर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम शामिल करते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।